पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि वो आईएमएफ को लेटर लिखेंगे कि जब तक पॉलिटिकल यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ जाती और जो इलेक्शन के हवाले से ऑडिट नहीं किया जाता और इलेक्शन के हवाले से जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तब तक आईएमएफ आने वाली गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशंस ना करे, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जिनको बेसिकली लोगों ने सिलेक्ट करके भेजा है। क्योंकि उनका ये कहना था कि जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई है, इस वजह से आईएमएफ इस चीज़ को मेक श्योर करे कि वो उन लोगों के साथ निगोशिएशंस ना करे, बिकॉज सही सेंस में जो लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली जमात है, जिसको लोगों ने सिलेक्ट किया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस तरह के टैक्टिक्स पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं किए गए। आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान की इकॉनमी को डीरेल करना चाह रहे हैं अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए। ये टैक्टिक्स आज इस बार पहली बार नहीं इस्तेमाल किए जा रहे। इससे पहले भी जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हर तरह के इस्तीफ़े दे दिए, पार्टीज़ बिल्कुल जो है छोड़ दी, पार्लियामेंट जो है वो छोड़ दी, उसके बाद भी इन्होंने आईएमएफ को जो है लेटर लिखे और आईएमएफ के साथ इस चीज़ को इंश्योर कराने की कोशिश की ताकि प्रोग्राम जो है आईएमएफ का वो डिरेल हो जाए। ये लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते कि अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान का जो मार्च है टूवर्ड्स डिफ़ॉल्ट वो रिज्यूम हो जाएगा। और जब इस तरह की डेवलपमेंट हमारे सामने आई है तो वो जो यूथ का एक रवैया था वो उनको शायद लग रहा है कि बड़ी ही एक फैंसी जो है चीज़ है, अगर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, क्योंकि वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं और एक पर्सनैलिटी, एक कल्ट का शिकार हो चुके हैं। होना तो ये चाहिए था, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी जमात बनाकर लोगों ने पेश किया, इतने ज़्यादा उनको वोट पड़े, जिस हवाले से इतने ज़्यादा ट्रस्ट का इजहार किया गया लोगों की तरफ से, तो उनको एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करना चाहिए था और पॉलिटिकल निगोशिएशंस की तरफ जाना चाहिए था, पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल यह है कि अगर आपको लग रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट अगर दोबारा आपका मार्च इस तरफ रिज्यूम हो जाता है, बिकॉज आपका जो प्लान है आईएमएफ के साथ वो अप्रैल में ख़त्म होने वाला है, तो जाहिर है अगर नई गवर्नमेंट ने सरवाइव करना है और इस मुल्क ने सरवाइव करना है तो ज़रूरी यह है कि आपको पहले कोई ना कोई डील सिक्योर करनी पड़ेगी आईएमएफ के साथ। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपको बताता चलूं कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 8 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपको अभी भी अकल नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाहूँगा, एक झलक दिखाना चाहूँगा कि बेसिकली डिफ़ॉल्ट होता क्या है। श्रीलंका 2022 में डिफ़ॉल्ट होता है और 1948 में उसको पावर हाउस ऑफ ईस्ट एशिया कहा जाता था। उसके बाद उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से तो काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है, लेकिन 2022 में वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है। जब वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आती है और उसमें काफ़ी सारी रीजंस जो हैं वो हाईलाइट की जाती हैं कि श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट की आखिर वजह थी क्या, जिसमें टैक्स एग्जेम्पशन बताई जाती हैं, कोविड-19 का शौक होता है, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स होती हैं यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर, उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन उनमें उन्होंने एक मेन रीज़न जो बताई थी वो थी रिवर्सल ऑफ पॉलिसीज़, कि जब आप बार बार पॉलिसीज़ को रिवर्स करते हैं, चेंज करते हैं, तो इवेंचुअली आपकी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है वो आपका ड्रीम ही रह जाती है। खैर, तो होता यह है कि 2022 में इन सारी चीज़ों की वजह से और इररिवर्सल पॉलिसीज़ की वजह से होता यह है कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर जाता है। जैसे ही श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसकी पॉवर्टी रेट जो है वो डबल हो जाता है। अब पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेट है वो तकरीबन 40% तक है। सो अंदाज़ा लगा लें कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है आपके इन सारे पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से, इस सारे एक ऐसे एटीट्यूड की वजह से जिसको लगता है कि अगर मैं पावर में नहीं हूँ तो मुल्क चलना ही नहीं चाहिए, तो फिर आप देखें कि आपकी पॉवर्टी रेशियो जो है वो 40% से अगर आप डबल करते हैं तो वो 80% तक चली जाएगी।
इसके साथ साथ आपकी इकॉनमी मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि श्रीलंका की इकॉनमी भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर आपकी इकॉनमी भी कॉन्ट्रैक्ट हुई तो एज अ नेशन आप किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, किस तरीके से सरवाइव करेंगे। इसके साथ साथ जो फूड प्राइसेस थी वो 93% जो है बढ़ जाती हैं। और पाकिस्तान में पहले ही हमने वीट शॉर्टेज देखा 2022 में। अगर फूड प्राइसेस पाकिस्तान में इस तरीके से एस्केलेट करती हैं तो मिडिल क्लास तो खैर यहाँ पे रही नहीं है ना। पीछे जो हमने एक साइकिल देखा, जो इन्फ्लेशन देखी, किस तरीके से स्काई रॉकेटेड इन्फ्लेशन थी, उसके बाद यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि मिडिल क्लास एग्जिस्ट करती है। लेकिन पॉवर्टी का हशर क्या होने वाला है अगर आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हो, अगर आप इस तरीके से स्टेप्स लेते हो, अगर इंटरनेशनल लेंडर्स आपके साथ कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि श्रीलंका के साथ भी नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपके एनर्जी आउटेजेस, श्रीलंका में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो गया, और उसके साथ साथ जो है ज़ाहिर है ऑयल वो भी इंपोर्ट करते थे, तो इवेंचुअली उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे। तो फिर कैसे पॉसिबल था कि आप ऑयल के इंपोर्ट करते, और पाकिस्तान का भी यही असर होगा, पाकिस्तान का भी यही हाल होगा। सो बेहतर यह है कि ये कोई इतनी फैंसी चीज़ नहीं है। जब ये ऐलान किया जाता है, एक क्वेश्चन भी पूछा गया मरवत साहब से, शेर अफजल मरवत साहब से शजीब खानज़ादा के प्रोग्राम में, कि क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ जो है डेट्रीमेंटल साबित हो सकती है आपकी पॉलिटिकल रिकॉग्निशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, और शायद वो ठीक थे, क्योंकि यहाँ की जो यूथ है वो इस चीज़ के ऊपर गौर ही नहीं कर रही। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर तो आप गौर ही नहीं कर रहे। आप एक कल्ट का शिकार हो चुके हो, आप एक ज़िद का शिकार हो चुके हो कि अगर ये पावर में नहीं है तो फिर इट मीन्स कि मुल्क नहीं चलना चाहिए। तो फिर मुल्क नहीं चलेगा अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू रहा, यही सड़कों के ऊपर रैलियां ऐसे कंटिन्यू रहीं, तो फिर आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर आपकी महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत एज इट इज़ रहेगी, जब तक हमारी कौम एटलीस्ट इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती। सो अगर IMF को ये लेटर लिखा जाता है तो शायद वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को मज़ीद कोलैप्स की तरफ लेकर जाएगा। टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हमारी इकॉनमी जो है पहुंच जाएगी अगर ये लेटर लिखा जाता है। इतनी मेजॉरिटी तो मिल गई है, लेकिन फिर भी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो डिसरे का शिकार है। उनको अभी ये, पहले उनको लगता था गवर्नमेंट बनानी है, फिर अब उनको लगता है कि गवर्नमेंट नहीं, अगर ओपोजिशन में भी मुझे लगता है कि अगर उनको बैठना पड़ जाए तो शायद उनकी कोई हम ये नहीं कह सकते कि कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी है, उनके पास कोई लीडरशिप है, क्योंकि जो सीनियर लीडरशिप थी वो तो पहले ही 9 मई की मजम्मत करके वैसे ही छोड़ गई। उसके अलावा जो लीडरशिप बची वो जेल में है। तो अभी जो आपके नए लीडर्स हैं वो एज सच कोई क्लियर पॉलिसी मेकिंग नहीं कर पा रहे, ये डिसीजन नहीं कर पा रहे कि ओपोजिशन में बैठना है। अगर ओपोजिशन में बैठना है तो वो भी आप एक अच्छा खासा प्रेशर डाल सकते हो गवर्नमेंट के ऊपर इतनी सीट्स के साथ। आप आवाम के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स साइन करवा सकते हो गवर्नमेंट से ओपोजिशन में बैठ के, जो कि आवाम के लिए बेहतरी का सबब बन सकते हैं, ना कि आप इस तरह के स्टेप्स लें जो कि अवाम को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जाएंगे, जो अवाम की ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन कर देंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।